ठीक है। आज आज इसमें हम लोग बात करेंगे आज क्लास में द नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। आर्थिक इकोनॉमिक है ना, आर्थिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनालिसिस करने के लिए, या फिर सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि इकोनोमेट्रिक के लिए किस तरह का डेटा चाहिए, है ना, और किस तरह का डेटा होता है जो इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग टाइप ऑफ डेटा को जो ना, टाइप ऑफ डेटा, तो टाइप ऑफ डेटा को डिवाइड करते हैं किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना, आर्थिक विश्लेषण के आधार पे। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाता है, पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल, और तीसरा को जो हम लोग बोलते हैं पूल डेटा, जिसमें दोनों मिक्सअप रहता है। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक में हम लोग करीब करीब क्या करते हैं, तीनों डेटा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा जो होता है टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो देखिए, टाइम सीरीज डेटा जो होता है वो क्या होता है कि एक वेरिएबल का डिफरेंट टाइम पीरियड में डेटा कलेक्शन करता है, कि वन वेरिएबल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड, चाहे वो देखिए, अब ये जो टाइम पीरियड होगा सेकंड का भी हो सकता है, मिनी सेकंड का भी हो जाता है, जैसे कि शेयर बाजार का ना, शेयर मार्केट का डेटा होता है, वो क्या होता है, नैनो सेकंड में चेंज होता है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज करता है। फिर आपका जीडीपी हो गया, जीडीपी इनकम हो गया, नेशनल इनकम, तो ये सब क्या होता है, हमारा टाइम के साथ रिलेटेड होता है कि 2011 में कितना था, 12 में कितना था, 15 में कितना हुआ, 20 में कितना हुआ, 21 में कितना हुआ, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक ही है। तो देखिए, जब हम लोग टाइम सीरीज डेटा का इकोनोमेट्रिक में यूज करते हैं तो इसका एक अलग ही मेथड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना। इसी में हमारा मनी सप्लाई भी आ जाता है ना, मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4, वो भी हमारा टाइम सीरीज डेटा होता है। ठीक है, तो ये अलग चीज हो जाता है, आपका इकोनोमेट्रिक्स का एक अलग पार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, ये सारे चीज हम लोग पढ़ते हैं। स्टेशनरी, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। जनरली जो हम लोग रिग्रेशन पढ़ते हैं उसमें हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा का ही यूज करता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट का ही क्या ले रहे हैं, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, और प्रेजेंट का ही इनकम ले रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर वन टाइम पीरियड डिफरेंट वेरिएबल, वन टाइम पीरियड डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ पर टाइम क्या होगा, एक होगा, वेरिएबल अलग अलग होगा। जैसे 2021 में हमारा इनकम कितना था, सेविंग कितना था, है ना, इन्वेस्टमेंट कितना था, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, ये सारे चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक ही टाइम पीरियड का ले रहे हैं, 2021 का। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, क्रॉस सेक्शन के लिए। तो इसमें जो हम लोग ओएलएस सिंपली जो पढ़ेंगे, टू वेरिएबल वाला ओएलएस, ये हमारा किस में आ जाएगा, ओएलएस या फिर मल्टीपल रिग्रेशन, है ना। तो ये दोनों हमारा किसका आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल में। कि अगर वन वेरिएबल का देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको सिंपली हम लोग y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा। लेकिन यही हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई वेरिएट रिग्रेशन, मतलब दो वेरिएबल इसमें रहेगा। और मल्टी वेरिएट में या मल्टीपल रिग्रेशन जो बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, वो आपका क्या हो जाएगा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4, है ना, डॉट 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 जितना भी नंबर ले सकते हैं। तो इसका भी रिग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस
बीटा 2x2 डॉट 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 प्लस बीटा n xn। हो गया? बस समझ में आ गया कि हम बेसिकली तो हमारा नेचर ऑफ डेटा दो ही तरह से होता है ना, एक टाइम सीरीज और एक क्रॉस सेक्शनल। उसी को जोड़ देते हैं तो पुल डेटा हो जाता है, तो इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए अब इसमें से दो प्रॉब्लम जो होता है ना सिर्फ, तो पैनल डेटा भी तो होता है। अरे बाबा हाँ होता है, तो उसमें भी टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल का कॉम्बिनेशन होता है पैनल में। यस सर, यस सर। है ना फाइनल डेटा। तो देखिए फाइनल डेटा में क्या होता है कि आप एक ही हाउस होल्ड से, है ना, सेम हाउस होल्ड से डिफरेंट टाइम पीरियड में आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक बार आप मान के चले 2011 में किए, तो उसका इनकम कितना था, उसका कंजम्पशन कितना था, उसका सेविंग कितना था, उसके बाद उसका और कुछ इसमें ले लेते हैं इसको, ऑक्यूपेशन क्या था, है ना, बात समझ रहा है ना। तो अब देखिए फिर उसके बाद हम लोग लिए 2015 में, सेम घर से ले रहे हैं, सेम वेरिएबल पे ले रहे हैं। तो देखिए इधर तो ये 2011 12 ये हमारा क्या हो गया, ये सब जो जाएगा इधर 2017 2018 2020 ये हमारा क्या हो गया, टाइम सीरीज। और ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल। सर ये पैनल और पुल्ड में बस यही अंतर है ना कि पुल्ड में डिफरेंट वेरिएबल होता है और पैनल में सेम वेरिएबल होता है। नहीं सेम ही हाँ, दोनों में क्या अंतर रहता है सर? छोटे देखिए पुल डेटा जो है ना वो आप किसी से भी डेटा लेकर उसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि 100 आदमी लिए अभी, ठीक है, तो 100 आदमी का लिए आप डिफरेंट टाइम पीरियड में यही चीज, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि हम सेम हाउस होल्ड से लिए हैं इसमें, समझ गए बात कि नहीं। और जब हम लोग पैनल डेटा कहेंगे तो पैनल डेटा में हम वही जो एक बार आइडेंटिफाइड किए, यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड कर दिए, आइडेंटिफाइड यहाँ पर हम 100 घर को हम क्या कर रहे हैं, 100 हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम हाउस होल्ड से डिफरेंट टाइम पीरियड में लिखते हैं, है ना, सेम हाउस होल्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड। बस समझ में आया ना। बस ये सेम हाउस होल्ड का अंतर होता है दोनों का, कि फाइनल डेटा में हम जिससे पूछ रहे हैं बस उसी से पूछेंगे अलग अलग समय पे, लेकिन पूल डेटा में कोई जरूरत नहीं है कि हम उसी से पूछ रहे हैं। समझ गए बात की नहीं हो। सर ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अगर किसी में देख रहे हैं सर ये में, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बता रहा है, क्या होता है सर? यही पैनल डेटा का जो स्टडी करते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडेबल रिसर्च। पैनल डाटा अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही हाउस होल्ड से लेते हैं ना, इसी को हम लोग जब रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च में जब इसको पढ़ते हैं ना, टाइप ऑफ रिसर्च, ये किस तरह का रिसर्च होता है, ये तो डेटा हो गया पैनल, और टाइप ऑफ रिसर्च क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडेबल। अब देखिए जो भी है बेसिकली तो हमारा दो ही तरह का डेटा है, मतलब अगर मेन मूल्य अगर समझते हैं तो टाइम सीरीज और दूसरा क्रॉस सेक्शन। अब देखिए दोनों में प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा को जब हम यूज करते हैं, प्रॉब्लम इन बोथ डेटा, ठीक है, कि दोनों डेटा में हमारा समस्या, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, किसी को पता है? अगर हम टाइम सीरीज डेटा लेते हैं तो उसमें किस तरह का समस्या आएगा, समस्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम होता है इसमें, जो प्रॉब्लम होता है स्टेशनरी है ना। स्टेशनरी का मतलब होता है पीक पॉइंट। क्या होता है सर? पीक पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डेटा है आपका, इधर टाइम हो गया और इधर मान के चलते हैं इंडेक्स हो गया कुछ का, शेयर बाजार का या कुछ भी का। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जा रहा था, अब इसका पीक पॉइंट कौन सा होगा जी, इसको ले, इसको ले, इसको ले, किसको ले? तो समस्या जहाँ ये हो जाता है, स्टेशनरी है कि नॉन स्टेशनरी है, स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए स्टेशनरी हम लोग किसको कहेंगे, जो टाइम के साथ मीन और वेरिएंस दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। तो मीन और वेरिएंस कांस्टेंट किसका होता है पहले बताइए तो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर किसी भी एंगल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है जी,
नहीं सर, नहीं है। है ना? तो मीन और वेरिएंस क्या बोले? कांस्टेंट होना चाहिए समय के साथ, कि यहाँ का भी मीन एंड वेरिएंस बराबर होना चाहिए, यहाँ का भी होना चाहिए, यहाँ का भी होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर हो जाएगा तो हमारा सारा कहानी सेट हो जाएगा, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी चलते यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, व्हाइट नोज। किसको? समझ गए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट ये वेरिएंस होगा, मतलब ये हर जगह पर हमारा मीन और वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। सर ये व्हाइट नोज किसको बोले सर, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है? हाँ हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए समय के साथ अगर मीन चेंज करता है, मीन यहाँ पर आ जाता है क्या, x बार t, तो इसका मतलब समय के साथ चेंज करेगा। या फिर वेरिएंस भी अगर चेंज करता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टेशनरी। या फिर दोनों में से कोई एक भी चेंज करे, आगे पढ़िएगा तो ये वेरिएंस भी चेंज करेगा। तो ये दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, नॉन स्टेशनरी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को व्हाइट नोज भी कहते हैं। समझ में आया बात कि नहीं हो? सर व्हाइट नोज इसको यहाँ पे भी यहाँ कहीं भी सब जगह व्हाइट नोज यहीं पे बेसिकली बोलते मतलब वही सर व्हाइट नोज किसको बोले? हैं। अरे बाबा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मीन और वेरिएंस किसका कांस्टेंट होता है, नॉर्मल और डिस्ट्रीब्यूशन सर का, मीन है ना? और वेरिएंस चेंज हो रहा है तो वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा ना सर? हाँ, अगर मीन और वेरिएंस अगर चेंज करेगा समय के साथ, प्रूविंग है, आगे पढ़िएगा तो पढ़ा देंगे, है ना? हाँ सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टेशनरी। और नॉन स्टेशनरी जब होता है ना, वो तो नॉन प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये दोनों क्या होता है, नॉन प्रिडिक्टेबल, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जब स्टेशनरी हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, NYS लिखा प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल है ना, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गया कि टाइम सीरीज डेटा में हमको किस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, है ना? इसलिए अगर जो नॉन स्टेशनरी रहता है ना, उसको स्टेशनरी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग है, ऑटो रिग्रेसिव है, मूविंग एवरेज है। ठीक है, तब उसको हम कन्वर्ट करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर डिटेल जाना है तो ये जसप्रीत का आर्टिकल पढ़िएगा, उनका पूरा एनालिसिस है टाइम सीरीज और ये इसी पे ऑटो रिग्रेसिव पे, मनी सप्लाई पे ली है, इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई, इस तरह से कुछ डेटा किस पर मिलेगा उनका आर्टिकल पढ़ने के लिए? उनसे एक बार पूछ लीजिएगा ना। अच्छा, दूसरा जो है क्रॉस इनसे सेक्शनल डेटा। तो देखिए ज्यादातर हम लोग जैसे देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस जो होता है जनरली सेकेंडरी डेटा पे होता है ना, क्योंकि इंडिविजुअल के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है उतना टाइम का रिकॉर्ड रखे, तो वो हम लोग हमेशा सेकेंडरी पे लेते हैं, है ना? टाइम में सर क्रॉस में नहीं, टाइम सीरीज में जैसे कि आप मनी सप्लाई का ले रहे हैं M1 का, तो M1 2011 में कितना था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितना था। ठीक है, अब उसी तरह BOP का अगर लीजिएगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट का लीजिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का लीजिएगा, 2 कंट्री का ट्रेड का लीजिएगा, तो 1 साल का नहीं लीजिएगा जी, आपको 10 साल 15 साल का लेना होगा। तो वो सब चीज जो है बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस हो जाता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं ना, तो बेसिकली सेकेंडरी डेटा पे ही होता है ना? प्राइमरी डेटा में हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं क्रॉस सेक्शन, क्योंकि उतना हम लोग के पास बजट नहीं होता है या फिर उतना टाइम नहीं होता है जो 10 साल 15 साल तक कर सकते हैं। पालमपुर नहीं है ना, पालमपुर में कौन सा रिसर्च हो रहा है? ये सर क्रॉस सेक्शनल डेटा में हमारा किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है, बनाएगा वो। सर आगे पीछे नहीं बताएगा सर वो तो नॉन स्टेशनरी था, यहाँ स्टेशनरी हो जाता होगा। वहाँ प्रॉब्लम है, स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी एक ही से जाएगा ना। स्टेशनरी अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो खराब है ना? लेकिन आएगा तो दोनों में कोई आ जाएगा ना। स्टेशनरी हम लोग को करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। दिलाना होता ठीक है, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल डेटा में प्रॉब्लम क्या होता है, हेट्रोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी बोल सकते हैं, जेनेटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोसेडास्टिसिटी। हेट्रोसेडास्टिसिटी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ होगा। सेडास्टिसिटी, कहीं C लिखता है, कहीं SI भी लिखता है ना, हेट्रोसेडास्टिसिटी। ठीक है,
देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल डेटा लेते हैं तो इसका हेट्रोजेनिटी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। पहले यहाँ समझिए, ये हेट्रोसेडास्टिसिटी का थोड़ा सा दूसरा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या चीज होता है कि डेटा जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोजेनिटी, हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम, मतलब कि डेटा आपको एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर कोई ट्रेंड मिल जाता है कि यार ऐसे रहता या ऐसे रहता तो हमको तो फिर कोई दिक्कत नहीं था ना, लेकिन ज्यादातर डेटा देखिएगा इसी तरह से मिलेगा आपको। अगर इस तरह से आ जाता है तो फिर आपको एनालिसिस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, सही एनालिसिस नहीं होगा। तो जब तक ये हेट्रोसेडास्टिसिटी नहीं खत्म कीजिएगा तब तक आपको आपका जो एनालिसिस है, ओएलएस जो है वो सही आपका यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा, सही रिजल्ट नहीं करेगा, ठीक है। कि अगर यही डेटा इस तरह से रहता है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हेट्रोजेनिटी नहीं रहता है इसमें, ठीक है। बात में समझ में आया हो किसी को यहाँ पर दिक्कत? सर यानी डेटा इसमें, डेटा में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा और डेटा एक ही पास, क्या है सर इसमें मीन को बता रहा है, क्या मतलब दिखा रहा है सर इस टाइप का डेटा? आपका डेटा का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है कि आप जैसे कि देखिए ये सब चीज जो होता है ना कि आप डेटा कलेक्ट किए 100 आदमी का, है ना, 100 आदमी का किए, उसमें अधिकतर का 500 आ गया, 500, 510, 520, किसी का आ गया 600, तो ये 500 सब एक ही जगह ना आ जाएगा हो, 501, 502, 503, है 400, 500, तो एक ही जगह पर आ जाएगा। अगर ये रहता है 50, 60, 70, 80, 90, तब नहीं ये कोई ट्रेड फॉलो करता। समझ में आया बात की नहीं? तो इस तरह से अगर डेटा आ जाएगा तो यही हमारा क्या कहलाता है, हेट्रो, आगे जाके क्या हो जाएगा आपका हेट्रोसेडास्टिसिटी, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या होता है कि इसका जो वेरिएंस निकालिएंगे ना, वेरिएंस, तो ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट करने का मतलब कि वेर यू आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये, है ना, समथिंग कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम ओएलएस अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, तो जिसका ग्राफ आपको ना इस तरह से मिलेगा आपको, जब इसका हेट्रोसेडास्टिसिटी का कीजिएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल भी चेंज करते हैं, रेसिडुअल का प्लॉट करते हैं कि ये 0 हो जाएगा, तो ये जब इस तरह से आ जाएगा ना आपका स्केटर जितना रहेगा दूर दूर तक, ठीक है, इतना आपका क्या कहलाएगा, होमोसेडास्टिसिटी, क्योंकि दोनों इधर मान के चलो प्लस है, इधर माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0, मतलब नो वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से रहता, ये अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा उधर समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर इस तरह से आ जाएगा, है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही जगह पर आपका कॉन्सेंट्रेट हो गया डेटा, ठीक है। या फिर यहीं पे ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इस केस में हमारा जब ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, डेटा एक जगह जब जमावड़ा हो जाता है ना, तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका ओएलएस का जो पैरामीटर जो है ना, जब ये आपका हेट्रोसेडास्टिसिटी रहेगा, है ना, तब आपका ओएलएस पैरामीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हेट्रोसेडास्टिसिटी के केस में जो पढ़े हैं बताएंगे। अगर ओएलएस में हेट्रोसेडास्टिसिटी प्रेजेंस रहेगा तो आपका ओएलएस पैरामीटर क्या होगा, बाइस्ड होगा ना सर? और देखिए ये जो होता है ना बायस्ड होगा, अरे बायस्ड होता है ना सर, वेरिएंस, वेरिएबिलिटी क्या चीज बोला जाता है, लार्ज वेरिएंस होगा, है ना, इसी को कम करते हैं ना सर। हाँ ठीक है। तो हमारा ये दोनों अगर एक भी गड़बड़ाया तो फिर यहाँ पर हमारा ब्लू नहीं होगा ना। ब्लू का क्या होता है, बेस्ट मतलब लीस्ट वेरिएंस होना चाहिए, लीस्ट वेरिएंस, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड पैरामीटर। देखिए ये तो हो ही जाता है, पैरामीटर इन लीनियर इन पैरामीटर,
कहने का मतलब क्या होगा, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो गया y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, या फिर y इक्वल टू अल्फा प्लस 1/बीटा, ये दोनों हमारा लीनियर नहीं है ना। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा 1 बीटा 2 एक्स क्यू, तो क्या ये लीनियर है जी? सर कौन ये y इक्वल टू अल्फा बीटा 1 y बीटा 2, हाँ सर लीनियर तो है, क्योंकि पैरामीटर तो लीनियर है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली किसको देखते हैं, वेरिएबल को नहीं देखते हैं, इसका पैरामीटर को। तो पैरामीटर का पावर कितना है 1, तो जब पावर 1 हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरिटी कांस्टेंट चेंज करेगा, लीनियर। ठीक है, समझ में आ गया बात की नहीं? तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि क्रॉस सेक्शनल में हेटेरोजेनिटी का प्रॉब्लम होता है, टाइम सीरीज में स्टेशनरी का। और एक जनरली क्वेश्चन भी आता है आपका नेट में, सब इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि हेटेरोस्टैटिसिटी अगर प्रेजेंस होगा तो ओएलएस पैरामीटर क्या होगा, तो बायस्ड होगा और दूसरा लार्ज वेरिएंस होगा, है ना। आगे पढ़ाएंगे इसको कि ये ब्लू नहीं प्रूव करेगा तो ये इनएफिशिएंट हो जाएगा, इनएफिशिएंट। ठीक है, जब ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ जब फुलफिल होगा तो उसको इफिशिएंसी भी बोलते हैं ना, या इफिशिएंट। सर जब दोनों ये प्रॉपर्टी एक साथ होगा तो उसको एफिशिएंट बोलेंगे। हाँ, बायस और लार्ज वेरिएंस होगा तो एफिशिएंट फिर क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि ये तो एक तो बायस भी है, वेरिएंस भी ज्यादा है। अरे भाई दोनों प्रॉपर्टीज का होना चाहिए ना जी। मतलब लिस्ट वेरिएंस, मतलब दोनों प्रॉपर्टी अगर एक साथ होगा तो इनएफिशिएंट होगा। हाँ, अगर ये दोनों अनबायस्ड और लिस्ट वेरिएंस अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा एफिशिएंट। लेकिन इसमें से एक भी गड़बड़ाया कि ये बायस्ड या फिर ये लार्ज वेरिएंस हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट। समझ में आया बात कि नहीं? चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत जी? नहीं सर। सर यहाँ ब्लू में ई से एस्टिमेटर होता है ना सर, बी से बेस्ड लीनियर अनबाइस्ड ई से एस्टिमेटर। हाँ, ये बेस्ट हो गया, लीनियर हो गया, ये अनबायस्ड अभी याद है एफिशिएंट, और एस्टिमेटर होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो हर जगह जाइएगा यही ब्लू 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 बोलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस मार्कअप थ्योरम। और सर यहाँ एस्टिमेटर यानी एस्टिमेटर में हम मीन और वेरिएंस, यही दो एस्टिमेटर है इसमें सर। एस्टिमेटर वर्ड का यूज कर रहा है तो एस्टिमेटर में ये मीन और वेरिएंस यही दोनों एस्टिमेटर है सर यहाँ। एस्टिमेटर मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है वो एस्टिमेटर मतलब? पैरामीटर क्या सर, पैरामीटर एस्टिमेटर क्या होता है जी, किसी को पता है? एस्टिमेटर पैरामीटर नहीं बोल रहे हैं, एस्टिमेटर बोल रहे हैं सर। मीन और ये होगा, हम तो मीन और वेरिएंस को बोलते हैं सर एस्टिमेटर, कि वही एस्टिमेट। ओएलएस क्या है, अगर कोई पूछ देगा ओएलएस क्या है, क्या बोलिएगा हम? सर एक मेथड है। हाँ, वेरी गुड। कौन बोला मेथड है? संध्या। हाँ, ओएलएस क्या है, एक एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर मतलब क्या होता है कि जिससे हम पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। एस्टिमेटर इज मेथड which is helps to estimate पैरामीटर का वैल्यू, estimate the value of parameter पैरामीटर निकालता है सर। हाँ, अब बोलेगा जीएलएस क्या है, ये भी एक एस्टिमेटर है, जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, 2LS 3LS मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये सब क्या है,
मैक्सिमम लाइक्लीहुड एकदम समझ नहीं आता। हाँ समझ में आ जाएगा, उतना नहीं पढ़ाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एस्टिमेटर, जो हमको पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। सर अब भुलाइएगा ना एस्टिमेटर किसको कहते हैं। सो और एस्टिमेट मतलब क्या बोलते हैं? को ही करना है। यहाँ पर फिर भुलाइएगा। सर मीन को और इसको वेरिएंस को एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका हाँ हम एवरेज पूछ निकाल रहे हैं रहे हैं। एस्टिमेट का है कर रहे हैं। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? तो ही करना है। सर यहाँ रिजल्ट लिख जो हुआ वो एस्टिमेट हुआ। उसका एवरेज जानने के लिए, उसका हैं? एवरेज वेरिएंस सर, जो- उसमें ये हो रहा है उसको सर। पीछे पढ़ाते हैं सर एस्टिमेट मतलब रिजल्ट हुआ जो आया उसका क्या रिजल्ट आया हो? क्या हम एस्टिमेट किए हैं, मतलब क्या फिर पर वही रिजल्ट बार निकले हैं। एस्टिमेट है क्या? मतलब क्या होता है एस्टिमेट का? सूचना का तो वो सर एक वैल्यू, वेरी गुड। वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। पीछे नहीं लिखा है जाओ, सब आगे जाके भूल जाते हैं। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ठीक है, देखिए एस्टिमेटर का काम क्या है। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर मान के चलते हैं हमारा पैरामीटर है x बार, है ना, मतलब मीन। अब ये मीन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई? तो एस्टिमेट करने के लिए क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एक हमको कुछ मेथड चाहिए ना, फार्मूला। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? x बार इक्वल टू समेशन xi बटा n। तो ये जो है इसी से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेट करना, मतलब इसका वैल्यू निकालना, है ना। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेट्स, है ना। इसी चलते बार बार हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ ओएलएस, है ना। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एरर टर्म, सब चीज ऐसे कर बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल स्केल भी ले लेते हैं ना। मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल। तो हम देखिए स्टैटिक्स वाला क्लास में भी पढ़ा चुके थे मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल। वो क्या था? पहला जो हमारा होता है क्या? रेशियो स्केल। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? इंटरवल स्केल। तीसरा जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल स्केल। और चौथा को क्या बोलते हैं? इसको नॉमिनल स्केल। ठीक है। देखिए रेशियो स्केल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो तरह से लेते हैं। देखिए रेशियो स्केल में इंटरवल स्केल भी आ जाता है ना। तो इसको हम लोग जैसे करते हैं ना x1 बटा x2, या फिर हम लोग ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं k बटा l प्रोडक्शन में लेते हैं, जो रेशियो में लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो स्केल। या फिर इसको हम लोग डिस्टेंस में भी लेते हैं, इंटरवल में डिस्टेंस x2 माइनस x1। ठीक है। या फिर हम लोग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कि x1 इज ग्रेटर देन x2 या x3 इज ग्रेटर देन x4, या सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी ले देते हैं ना, x1 x2 x3 x4। तो ज्यादातर हम लोग क्वांटिटी में इसी को यूज करते हैं ना, रेशियो स्केल का। और इंटरवल स्केल भी इसी में आ जाता है कि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे कि अगर हमको चेंज को निकालना है ना, चेंज, हाँ चेंज निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या 2020 माइनस 2015, ठीक है, कितना चेंज कर रहा है। या फिर हम ईयर वाइज देखेंगे कि चेंज जो है 2011 माइनस 2010
फिर 2012 माइनस 2011। एक्चुअली ये सब जैसे दिया हुआ रहता है ना, 2010, 2011, 12, 13, 14। तो अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, और इसमें हमारा 7 है। तो अब जब हम लोग चेंज देखेंगे तो क्या करेंगे, 5 के 5 रहेगा, ठीक है, चेंज इंटरवल निकाल रहे हैं। अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, प्लस में 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 2, फिर 4 में 8 जाएगा तो -4, फिर इसमें जाएगा तो 7 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल स्केल। जब हम लोग चेंजिंग निकालना होता है तो इस तरह से हम लोग इंटरवल स्केल का काम करते हैं। उसके बाद होता है ऑर्डिनल स्केल, है ना। तो ऑर्डिनल स्केल में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली ऑर्डर, रैंक। इसमें हम लोग अगर जैसे कि होता है ना, एवरेज, गुड, और एक होता है एक्सलेंट, ठीक है। तो ये हम क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो इस तरह का जब भी मेजरमेंट करते हैं वेरिएबल का, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रीफरेंस का है, या फिर टेस्ट का ले सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल जो आता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल में हमारा क्या होता है, वो भी हमारा ऑर्डिनल स्केल पे ही आधारित होता है ना, कि अगर वो भी वोट देने से पहले कि आप किसको पहला प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किसको दूसरा, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आ जाता है। या फिर हम लोग ABCD भी करते हैं इसमें, ABCD, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, 1, 2, 3, इस तरह से भी करके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या, नॉमिनल, है ना। तो नॉमिनल में बेसिकली, नॉमिनल मतलब क्या होता है, नाम, जिसको हम लोग लेबल भी बोलते हैं। नहीं, नॉमिनल का नाम होता है नॉमिनल। जैसे कि हो गया जेंडर, जेंडर में क्या हो जाएगा, मेल, फीमेल, फिर हो जाएगा, है ना, फिर आपका हो जाएगा रिलीजन, तीसरा नेशनलिटी, इसमें रीजनल में क्या हो जाएगा आपका, एक तो रिलीजन में आ जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख। रीजनल में अगर लेंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, रूरल, अर्बन, ठीक है। तो ये सब बेसिकली किसके लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए। समझ में आ गया बात सबको, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। सर तो सारा का सारा क्वालिटेटिव डेटा के लिए होगा, सिर्फ ऑर्डिनल और नॉमिनल? हाँ, ऑर्डिनल नॉमिनल दोनों मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्वालिटेटिव डेटा ही आता है, लेकिन जो उसका डेटा कलेक्शन करने का टूल्स जो होता है, मतलब टेक्निक जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे ऑर्डिनल है तो उसमें हम एक रैंक दे देते हैं, चाहे उसको हम लोग गुड बेटर बेस्ट करके देते हैं, या फिर उसको एक रैंक देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि कोई पास हुआ, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना। जबकि नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं, वो नाम है उसका, बस उसका आउटकम्स आएगा, वेरिएबल होगा, क्वालिटेटिव। एक्चुअली ये भी क्वालिटेटिव है, लेकिन इसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल चीज छुपा हुआ है जब हम ऑर्डर कर देते हैं। जैसे प्रीफरेंस भी हमारा एक क्या है, क्वालिटेटिव ही है, लेकिन क्वालिटेटिव का एक पार्ट हो जाता है। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव, इसको अलग से बताते हैं ना, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के अंतर्गत ही आता है, क्या होता है, ऑर्डिनल, वो वेरिएबल में आ जाता है ना, ऑर्डिनल। यहाँ पर मेजरमेंट लिख रहे थे इसीलिए ऑर्डिनल स्केल, तो इसको मापने के क्या होगा। तो ऑर्डिनल में हम लोग क्या करेंगे, रैंक पहले से प्री डिटरमाइंड रहेंगे, रैंक 1, 2, 3, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, इस तरह से होगा। जबकि नॉमिनल स्केल में भी अगर आप इसको और कैटेगराइज कीजिएगा ना, तो ये 2 तरह से होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल स्केल को ही कभी कभी क्या कहते हैं, इसको कैटेगोरियल,
वेरिएबल। जैसे वेरिएबल में आते हैं ना, तो जनरली हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक न्यूमेरिकल और दूसरा कैटेगोरियल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमारा क्या हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर ये हमारा किस में आ जाता है, कैटेगोरियल में, कैटेगोरिकल डेटा में आ जाता है। फिर जो एक दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग हमारा क्या जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, और कैटेगोरियल में ही हमारा क्वालिटेटिव इसी में है, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डिनल हो जाएगा, फिर हमारा नॉमिनल हो जाएगा। अब नॉमिनल में भी हमारा दो तरह से होता है, एक को बोलते हैं डाइकोटोमस और दूसरा को बोलते हैं पॉलीटोमस, है ना। तो डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर दो आउटकम्स होगा, टू आउटकम्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना, दो होगा। जैसे कि अगर हम जेंडर लेते हैं, यस नो डे नाइट, ऐसे जेंडर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेल या नहीं फीमेल। सर, अब ये इसमें नहीं आएगा सर। फिर एस या नो। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग ले रहे हैं, स्मोकिंग एक वेरिएबल है, तो इसमें आ जाएगा क्या, एस, और यहाँ आएगा नो। अगर इसमें एक और जाएगा समटाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीटोमस हो जाएगा। समझ गए बात की नहीं? वो तीन ठाक तो सर जेंडर भी पॉलीटोमस में आएगा सर अब। अरे बाबा, अब यहाँ जेंडर में अगर हमारा लेने ऊपर है ना, जेंडर है, अब इसको हम लोग और ले रहे हैं क्या, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और 11 एलजीबीटी की क्या बोलता है, एलजीबीटी, बहुत सारा कैटेगरी होता है। तो ये हमारा यही जेंडर यहाँ पर क्या कहलाता रहा था, डाइकोटोमस। अब यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पॉलीटोमस। जैसे वेरिएबल जिसका दो से अधिक आउटकम्स हो, है ना, या पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? हाँ, जैसे कि एक ज्यादातर यूज जो होता है हम लोग का, वो पॉलीटोमस में क्या यूज होता है, सोशल ग्रुप, रिलीजन। तो सोशल ग्रुप में अगर हम जनरली कैटेगराइज करेंगे तो क्या है, एसटी, एससी, है ना, ओबीसी, जनरल, और ईडब्ल्यूएस। क्या बोलता हूँ, ईडब्ल्यूएस स्वर्ण 10% आरक्षण। ठीक है, रिलीजन में जानवे करते हैं कितना हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख जितना भी, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका पॉलीटोमस, है ना। देखिए ये सब चीज आपको रिग्रेशन में, मल्टीपल रिग्रेशन जब यूज कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोग को ये चीज का काम करेगा, क्योंकि वहां पर इसके लिए आपको क्या लेना होगा, डमी। अब देखिए डमी तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, एक डाइकोटोमस के लिए भी डाइकोटोमस, और दूसरा क्या होगा, टोमस। तो अब सवाल उठता है भाई कि एक हमारा क्या था, जेंडर, अभी मान के चलते तो ही है ना, या स्मोकिंग, एस या नो, या फिर मेल एंड फीमेल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसमें रिलेशन अगर बनाते हैं कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y प्लस डेल्टा जेंडर, तो भाई अब ये जेंडर का कितना हम पैरामीटर लेंगे, कितना लेंगे पैरामीटर हम, वही y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y प्लस डी जेंडर, है ना, और एक हो जाता है प्लस सोशल ग्रुप, है ना, थीटा सोशल ग्रुप हो जाएगा। क्या ये रिग्रेशन मेरा सही होगा? क्योंकि एक यहाँ पर क्या है, डाइकोटोमस है, और एक यहाँ पर क्या है, पॉलीटोमस है। तो हम पैरामीटर कैसे लेते हैं कि जितना आउटकम्स होता है उसका n-1 लेते हैं। तो इसमें 2 है तो 1 लेंगे, और सोशल ग्रुप में कितना है, 2 4 5, तो हमको 5 लेना होगा, सॉरी 5 माइनस 1 4 लेना होगा। कैसे लेना होगा कि एक θ1 बटा ST प्लस θ2 SC प्लस θ3 OBC, है ना, फिर θ4 प्लस जनरल। अब एक को हमको यहाँ बेस रख देना होगा। समझ में आ रहा बात की नहीं? तो आपका रिग्रेशन इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से सोशल ग्रुप यहाँ पर हट जाएगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं? यही सब प्रैक्टिकल यूज होगा।
नहीं तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सभी को ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम मेल और फीमेल लेते हैं, मेल फीमेल, तो अगर मेल फीमेल लेते हैं तो अगर मान के चलते पहला से पूछे वो मेल थी तो ये 1 हो जाएगा। मान के चलते हैं डमी हम यूज कर रहे हैं, मेल इक्वल टू 1 और फीमेल इक्वल टू 0, तो ये 1 होता है, ये 0, अगर ये 0 होगा तो ये 1, तो ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा? परफेक्टली कोरिलेशन हो जाएगा। समझ गए बात की नहीं? क्या हो जाएगा? परफेक्टली कोरिलेशन। ठीक है, और यही जब दोनों कोरिलेशन हो जाता है तो आपका पूरा रिग्रेशन को खराब कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डमी ट्रैप। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना आउटकम्स है n-1 पैरामीटर लेते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर एम एफ और एक ले लेते हैं अब ट्रांसजेंडर, तो ये दोनों 0 0 हो जाता है, फिर ये 0 हो जाता है, लेकिन अगर जो ट्रांसजेंडर रहता है ये 0 1 रहता है और ये 0 0 हो जाता है। तो अगर इसको हम बेस मान लेंगे तो अब ये तो अलग हो गया ना, अब दोनों के बीच तो कोरिलेशन नहीं दिखाएगा। समझ में आया बात की नहीं? हो सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए ना, कि अगर हम ट्रांसजेंडर लेते हैं तो ये परफेक्टली कोरिलेटेड फिर नहीं दिखाता है। जैसे कि पहला व्यक्ति से पूछे ये मेल था, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 0 हो जाएगा। दूसरा से पूछे वो फीमेल है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी बात सब 0 0 हो जाएगा। अगर ये मान के चलो, फिर तीसरा से पूछे ये मेल था, ये 0 0 होगा। चौथा से पूछे ये ट्रांसजेंडर था, ये बाकी बात सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या हुआ कि ये मेल था, ये 0 0 हो गया। फिर हम पूछे तो वो क्या था? ट्रांसजेंडर, ये 0 0 हो गया। अब देखिए ये तीनों को एक साथ लेंगे तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कि अगर मेल होगा तो ये दोनों नहीं होगा, अगर फीमेल होगा तो ये दोनों नहीं होगा, मतलब कोरिलेशन हो रहा है ना जी, एक होगा दूसरा नहीं होगा। अगर ये होगा तो ये दोनों नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये दोनों नहीं होगा। तो आपस में क्या हो रहा है? सब परफेक्टली कोरिलेशन है, कि एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 आउटकम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 - 1 दो ही को लेंगे। दो किसको लेंगे? एक β1 मेल प्लस β2 फीमेल। तो अब जब इसको हम हटा देंगे इस तरह से, अब ये हमारा क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि ये 1 है तो ये 0 0, ये 0 0। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये अल्टीमेटली 0 0 है, इसका मतलब ये कोरिलेशन को यहाँ पर खत्म कर दिया। समझे बात की नहीं? यहाँ पर भी ये कोरिलेशन को खत्म कर दिया। कि ऐसा नहीं है कि अगर मेल होगा तो फीमेल होगा, हो सकता नहीं भी होगा। ठीक है, तो अगर ये परफेक्टली कोरिलेशन हो जाता है, मतलब अगर हम तीनों को ले लेंगे, 3 आउटकम्स है वेरिएबल का, और तीनों को अगर हम पैरामीटर ले लेते हैं, β1 मेल प्लस β2 फीमेल प्लस β3 ट्रांसजेंडर, ये तीनों हमारा क्या हो जाता है? परफेक्टली कोरिलेट हो जाता है, कोरिलेशन, है ना। जब इस तरह से हो जाएगा तो हमारा मॉडल पूरा खत्म हो जाएगा, और यही पे हमारा क्या कहलाएगा? डमी ट्रैप। तो समझ के आ गया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, रिग्रेशन में आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम लोग का? 2 वेरिएबल। अब यहाँ से आप लोग का शुरू होता है प्रैक्टिकल, 2 वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस। समझ में आ गया?